जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलपी एंड टेक्नीशियन साइंस प्रैक्टिस सेट सातवें क्लास। यहाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने एलपी एंड टेक्नीशियन साइंस प्रैक्टिस सेट का छठा क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था जो कि आपके पिछले एएलपी एंड टेक्नीशियन पूछे गए थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है और साथ ही पीछे के एएलपी एंड टेक्नीशियन पूछे गए हैं। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन। मेरे मित्र, आज के इस सेशन का जो आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी देख पा रहे हो। आपसे पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है। इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस ऑफ, पहला ऑप्शन है एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मज का जुड़ना, दूसरा है माता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास, तीसरा है माता के रक्त से प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण, और चौथा है भ्रूण और इसकी पोषण के विकास। मेरे मित्र, क्वेश्चन करा जा रहा है आपसे कि इम्प्लांटेशन क्या है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये इम्प्लांटेशन होता क्या है। मेरे मित्र, यहाँ पे आपको दो महत्वपूर्ण चीजों को एक्सप्लेन करना होगा, डिस्कस करना होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग जब बात करते हैं किसकी, रिप्रोडक्शन की, किसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की यानी कि जनन की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी कि लैंगिक जनन में क्या होता है। तो आप सभी कहते हैं कि स्पर्म और ओवम क्या होता है। तो आप कहते हैं गुरुजी डिफ्यूज होता है। स्पर्म और ओवम क्या होता है, डिफ्यूज होता है और जाकर के क्या बना लेता है, तो आप कहते हैं जाइगोट बना लेता है। और यही जाइगोट फिर जाकर के क्या होता है, तो सर गर्भाशय में जाकर के विकसित होता है और किस में बदल जाता है, तो आप कहते हैं सर यही भ्रूण जो है वो न्यूबॉर्न बेबी में तब्दील हो जाता है। मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू अगर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है तो उसमें स्पर्म और ओवम का क्या होगा सर, डिफ्यूजन होगा ही होगा। मेरे मित्र, ध्यान में रखेंगे कि स्पर्म और ओवम जब डिफ्यूज करते हैं तो वो कहां पे करते हैं, तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के फैलोपियन ट्यूब में करते हैं। ध्यान में रखिएगा कि फैलोपियन ट्यूब में ये डिफ्यूज होते हैं यानी कि फर्टाइल होते हैं और फैलोपियन ट्यूब के में फर्टाइल होने के बाद ये फिर से रिटर्न कहां पे आते हैं, तो सर गर्भाशय में आते हैं और ये जाकर के गर्भाशय की लाइनिंग में चिपक जाते हैं यानी कि स्टिक हो जाते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन यानी कि आरोपण कहलाता है। ध्यान में रखेंगे कि फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन और इम्प्लांटेशन का मतलब होता है आरोपण। निषेचन के बाद क्या होता है, तो सर आरोपण होता है। आप कहेंगे सर नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे मित्र, थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा इस डायग्राम पे, थोड़ा सा इस डायग्राम पे आप गौर फरमाइए। ध्यान देंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग समझेंगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को, ये वाला पोर्शन मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ ताकि चीजें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। ध्यान देंगे कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है सर, और नो डाउट इसमें से आप सबों को मालूम है ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा सर, ओवरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, ओवरी कहलाएगा। और यहां से क्या होगा, तो सर एग रिलीज हो। मेरे मित्र, ध्यान देंगे कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक संरचना, ये किसको बता रहा है, तो सर एग के रिलीज होने को बता रहा है। किसको बता रहा है, एग के रिलीज होने को बता। ध्यान में रखेंगे कि ओवरी से जब एग रिलीज होती है और सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जब स्पर्म क्या होता है सर, तो सर इस यूटेरस के थ्रू कहां पहुंचता है, तो सर इस फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। यहां पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी आपको छोटी छोटी संरचना दिखाई पड़ रही होगी। ये एक्चुअली क्या है सर, ये एक्चुअली में स्पर्म है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जब फीमेल के बॉडी में स्पर्म इंजेक्ट होता है तो वो कहां आ जाता है, तो सर गर्भाशय होते हुए यूटेरस होते हुए कहां पे चला आता है, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। और फैलोपियन ट्यूब में इसको कौन मिल जाता है, तो सर फीमेल के बॉडी में जो ओवरी होता है उससे रिलीज हुआ एग मिल जाता है और ये यहाँ पे आकर के क्या हो जाते हैं, तो सर स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं, जिसको हम लोग निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ध्यान में रखेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई है वो कहां पे हुई है, तो गुरुजी फैलोपियन ट्यूब में हुई है।
फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे हुई है फैलोपियन ट्यूब में। अब यहाँ पे ये एग फर्टाइल हो गया, लेकिन ये यहाँ पे विकसित नहीं होगा। जो फर्टाइल एग होता है उसको हम लोग जाइगोट कहते हैं, और जाइगोट को विकसित होने में पूरे 9 महीने का टाइम लगता है। ये जो आपका फर्टाइल एग है ये क्या होता है, तो सर ये यहाँ से फिर रिटर्न आना शुरू हो जाता है। ध्यान में रखेंगे कि जब ये फैलोपियन ट्यूब से रिटर्न आता है तो सर एक ही दिन में नहीं आ जाता, इसका अपना एक प्रोसेस होता है। और फैलोपियन ट्यूब के अंतर्गत जैसे ही स्पर्म और ओवम डिफ्यूज होते हैं, सर ये क्या होते हैं, तो सर इसमें जो सेल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो होनी शुरू हो जाती है, यानी कि इसमें डिवीजन होना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं, वो होना शुरू हो जाता है। और फिर ये क्या होता है, तो सर ब्लास्टोसिस्ट में परिवर्तित हो जाता है, और ये फर्टाइल एग मतलब सेल डिवीजन की प्रोसेस को पूरा करते करते कहां पे पहुंच जाता है, तो सर अगले कुछ दिनों में ये यूटेरस गर्भाशय में पहुंच जाता है। और यूटेरस की जो लाइनिंग होती है सर, यूटेरस की जो लाइनिंग होती है उससे जाकर के ये स्टिक हो जाता है, और जो यूटेरस के लाइनिंग पे ये स्टिक होता है सर, यानी कि उसमें जो एम्बेडेड हो जाता है, जाकर के धस जाता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है सर, आरोपण कहलाती है। यानी कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा, तो आप कहेंगे सर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया फीमेल के बॉडी में फैलोपियन ट्यूब में होगा, और जो फर्टाइल एग होगा वही जब यूटेरस के लाइन में यानी कि गर्भाशय के लाइनिंग में आकर के क्या होगा, धस जाएगा या जुड़ जाएगा, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे गुरुजी इसको हम लोग आरोपण कहेंगे। और ये वाला प्रक्रिया क्या होगा, आप कहेंगे सर निषेचन कहेंगे। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है, आप कहेंगे एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मज का जुड़ने की प्रक्रिया है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। नेक्स्ट है माता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास। तो ध्यान में रखिएगा, माता के शरीर के अंदर बच्चे का विकास कहाँ होता है सर, गर्भ में होता है, जिसको हम लोग उम्ब बोलते हैं या फिर मदर उम्ब बोलते हैं। ध्यान में रखेंगे कि गर्भ में पल रहे बच्चों को पोषण किसके थ्रू मिलता है, प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है, जिसको हम लोग हिंदी में गर्भनाल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस बात की चर्चा की भी गई है कि माता के रक्त से प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण जो है वो किसको होती है, तो सर बच्चों को होती है। और भ्रूण और इसकी पोषण का विकास, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मदर के उम्ब में ऐसा कौन सा जगह होता है जहां पे क्या होता है सर, कि भ्रूण का विकास होता है, तो आप कहेंगे गर्भाशय, जिसको क्या बोला जाता है, यूटेरस भी बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए हो। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में इक्का एल्यूमिनियम की जगह लेता है, स्कैंडियम, जर्मेनियम, गैलियम, टाइटेनियम। मेरे मित्र, जब हम लोग बात करते हैं आवर्त सारणी की यानी कि पीटी की, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी हम लोग दो टाइप के पीटी को पढ़ते हैं। एक क्या होता है, तो आप कहते हैं सर एक हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, और दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो आप कहते हैं कि गुरुजी दूसरा हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो मेंडलीव के द्वारा बनाया गया था, जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था ये किसके द्वारा बनाया गया था सर, मोसले के द्वारा बनाया गया। इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि आपको यह मालूम न हो कि मेंडलीव ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तत्वों को आवर्त और वर्ग के रूप में सजाने का प्रयास करा था। और मेरे मित्र, मेंडलीव जब तत्वों को आवर्त और वर्ग के रूप में सजाने का प्रयास कर रहे थे, उसमें उन्होंने कुछ जगह को खाली छोड़ दिया था, और उन्होंने बताया था उसी वक्त उन्होंने ऐसी संभावना व्यक्त की थी कि भविष्य में आगे चल करके कुछ तत्व ऐसे हो सकते हैं, ऐसे मिल सकते हैं जिसका प्रॉपर्टीज इस जगह पे जो खाली जगह छोड़ा गया है उससे मैच करता और उसको वहां पे रखा जाए। यानी कि मेंडलीव जब अपना पीरियोडिक टेबल बना रहे थे उस समय इन्होंने कुछ तत्वों को, अज्ञात तत्वों की, जो कि उस समय ज्ञात नहीं था, उसके लिए खाली जगह छोड़ दिया था। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब मेंडलीव आवर्त सारणी बना करके चले गए, उनका काम खत्म हो गया, तब सर बाद में जाकर के क्या हुआ, तो सर 3 तत्व ऐसे मिले जो मेंडलीव के छोड़े हुए खाली स्थान में बिल्कुल ही फिट बैठते थे। आप कहेंगे कौन कौन सा, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे वो 3 तत्व थे सर आपका गैलियम। कौन कौन से थे, तो उस 3 तत्व में आपका एक था सर गैलियम, दूसरा आपका क्या था, तो सर दूसरा था जर्मेनियम, दूसरा क्या था जर्मेनियम, और तीसरा आपका कौन सा था सर स्कैंडियम। क्या था स्कैंडियम। और मेरे मित्र मेंडलीव ने गैलियम, जर्मेनियम और स्कैंडियम का ही जगह क्या करा था, तो सर खाली छोड़ा था। और गैलियम के लिए उन्होंने उस वक्त क्या नाम प्रयुक्त करा था, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गैलियम के लिए उन्होंने उस वक्त जो नाम है वो इक्का एल्यूमिनियम रखा था। क्या रखा था, इक्का एल्यूमिनियम रखा था। और मेरे मित्र जर्मेनियम के लिए उन्होंने क्या नाम रखा था, तो इक्का सिलिकॉन रखा था।
इक्का सिलिकॉन रखा था, और स्कैंडियम के लिए क्या रखा था उन्होंने नाम, इक्का बोरोन रखा था, इक्का बोरोन रखा था। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेंडलीफ अपना आवर्त सारणी बना रहे थे तत्वों के लिए, जब मेंडलीफ अपना आवर्त सारणी बना रहे थे तत्वों के लिए, तो उन्होंने जो जगह छोड़ा था वहां पे उन्होंने नामकरण भी किया था। किस नाम से सर, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन और इक्का बोरोन के नाम से। लेकिन बाद में जब साइंस डेवलप हुई तो सर गैलियम, जर्मेनियम और स्कैंडियम जैसे तत्वों की खोज की गई, और आवर्त सारणी में जब इसको बैठाने का प्रयत्न किया गया तो वहां पे ये देखा गया कि गैलियम की प्रॉपर्टीज जो है वो मेंडलीफ का जो इक्का एल्युमिनियम वाला जगह था उससे मैच कर रहा था, जर्मेनियम का इक्का सिलिकॉन वाले जगह से मैच कर रहा था, और स्कैंडियम का इक्का बोरॉन वाले जगह से क्या कर रहा था, मैच कर रहा था। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में से इक्का एल्युमिनियम की जगह लेता है, तो आप कहेंगे सर इक्का एल्युमिनियम की जगह तो गैलियम लेता है, तो सही आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर चेला जी क्वेश्चन पूछ देता कि कौन सा तत्व आवर्त सारणी में इक्का सिलिकॉन की जगह लेता है, तब आपका आंसर जर्मेनियम हो जाता। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता कि कौन सा जो तत्व है वो आवर्त सारणी में इक्का बोरॉन का जगह लेता है, तो आप कहते सर हमारा आंसर स्कैंडियम हो जाता। तो मेरे मित्र ये तीनों चीज आप ध्यान में रखिएगा, आपके लिए बहुत ही जरूरी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रा प्रजनन करता है बहु विखंडन द्वारा, विखंडन द्वारा, बाइनरी विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र क्वेश्चन करा जा रहा है कि हाइड्रा प्रजनन कैसे करता है। आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रा के प्रजनन की, तो हम लोग कहते हैं कि सर ये तो बडिंग के प्रोसेस के थ्रू होता है, यानी कि जो कली बनती है उसके थ्रू होता है। हम लोग कई बार इसको रट लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने डायग्राम सर अपने साथ लाया है और आपको समझाने के लिए ही लाया है। ये ध्यान देंगे सर, इस संरचना पे आप ध्यान देंगे। मेरे मित्र ये जो आप देख रहे हैं सर इस तरह की, ये क्या है, तो सर ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट हाइड्रा आपको यहाँ पे दिख रहा हो। ये क्या है सर, हाइड्रा है। और इसमें ध्यान में रखेंगे ये जो इस तरह की आप संरचनाएं देख रहे हैं, इस तरह की संरचनाएं देख रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, तो सर इसको टेंटेकल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, टेंटेकल्स बोला जाता है। ध्यान में रखेंगे मेरे मित्र कि जब हाइड्रा आपका पूरी तरह से मैच्योर होता है तब उसमें क्या होता है, तो सर इस तरह की एक छोटी सी संरचना बॉडी के बाहर आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, बर्ड कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग कली कहते हैं। क्या कहते हैं, कली कहते हैं। समय के साथ क्या होता है कि सर ये जो बर्ड है ये पूरी तरह से विकसित होना शुरू हो जाता है, और जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो सर आपका ये कुछ इस तरह से परिवर्तित हो जाता है, यानी कि इतनी बड़ी संरचना में आप सभी यहाँ पे देख रहे होंगे ये परिवर्तित हो जाता है। और ये क्या है सर, फुल्ली मैच्योर बर्ड है। अब इसको क्या करते हैं, तो सर यहां से हटा लेते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे यहां से इसको हटा लिए, और ये हमारा क्या हो गया, तो सर एक कंप्लीट हाइड्रा मिल गया। यानी कि यहाँ पे जो हमको नया हाइड्रा मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, तो सर बडिंग के प्रोसेस के थ्रू हाइड्रा के बॉडी में जो बर्ड बन रहा है वही डेवलप होकर के मैच्योर होकर के क्या हो जा रहा है सर, अलग हो जा रहा है, तो हमको एक नया हाइड्रा मिल रहा है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं सर, बडिंग कहते हैं, हिंदी में मुकुलन कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, मुकुलन द्वारा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये बहुविखंडन क्या होता है, मल्टीपल फिजन क्या होता है। मेरे मित्र उससे पहले आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बर्ड को कली या फिर मुकुलन हम दोनों कह सकते हैं, इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अब अगर हम बहुविखंडन की बात करें यानी कि मल्टीपल फिजन की बात करें, तो आप सबों को मालूम होना चाहिए ये क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग प्लाज्मोडियम के रिप्रोडक्शन प्रोसेस को देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये एक मलेरियल पैरासाइट है, और जब ये किसी भी बॉडी के संपर्क में आता है तो बहुत तेजी से रेप्लिकेट करता है। एक्चुअली इस दौरान क्या होता है आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करते हैं तो ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे संरचना सर, यहाँ पे ये क्या है सर, एक पेरेंट सेल है। ये क्या है, एक पेरेंट सेल है, किसका, मान लेते हैं प्लाज्मोडियम का। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जैसे जैसे ये विकसित होता है तो इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं, किस रूप में, सिस्ट के रूप में। और जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तो यही सिस्ट फट जाता है, जिसमें आपको क्या मिलता है, बहुत सारे छोटे छोटे डॉटर सेल मिलते हैं।
बहुत सारे छोटे छोटे क्या मिलते हैं, डाउटर सेल मिलते हैं। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सिंगल कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं आपको मिल गई। इसी को क्या कहा जाता है, बहुविभाजन कहा जाता है, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं सर इसको, बहुविखंडन, यानी कि मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो ये चीज आप अपने माइंड में हमेशा रखिएगा और ध्यान में रखेंगे कि जो मल्टीपल फिजन की प्रोसेस होती है वो आपको किस में देखने को मिलती है, तो आप कहेंगे प्लाज्मोडियम में। मेरे मित्र अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लोग बात करें बाइनरी फिजन की, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बाइनरी फिजन के लिए आप इस डायग्राम पे ध्यान देंगे सर। ये किस में हो रहा है, अमीबा में हो रहा है। ये अमीबा का पूरा सेल है सर। जब ये पूरी तरह से मैच्योर होता है, इसका न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से डेवलप हो जाता है। और सर क्या होता है, तो सर ये अचानक से दो पार्ट में टूट जाता है और हमको दो डाउटर सेल मिलता है। यानी कि एक अमीबा के टूटने से हमको दो डाउटर सेल मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। और यहाँ पे एक प्लाज्मोडियम के सर ब्रस्ट होने से बहुत सारा हमको प्लाज्मोडियम का सेल मिल जाता है, इसलिए इसको हम लोग मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 5.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर त्रिज्या की कक्ष में 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड गति से चलता है। समतुल्य विद्युत धारा क्या है, जबकि विद्युत आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम लेना है आपको। आपका ऑप्शन है 0.112 मिली एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 112 मिली एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 11.2 मिली एम्पियर और चौथा है 1.12 मिली एम्पियर। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे गुरुजी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? मेरे मित्र बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु में, परमाणु कोई भी होगा, चेला गोलीय होगा, कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 5.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में क्या कर रहा है सर, तो 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड की गति से मूव कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये यहाँ पे हम मान लेते हैं इसकी कक्षा है, तो इसके केंद्र से इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है सर हमारे क्वेश्चन में? तो सर त्रिज्या जो है वो दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 5.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर दिया हुआ। अब इसमें इलेक्ट्रॉन, यानी कि मान लीजिए अगर ये हमारा ई है, तो इसमें किस वेग से ये गतिमान है सर? तो सर जो इलेक्ट्रॉन का वेग दिया हुआ है वो है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि समतुल्य विद्युत धारा कितनी होगी, यानी कि आई इक्वल टू व्हाट, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम आपको लेना है। बताइए ये कैसे सॉल्व होगा? आप कहेंगे गुरुजी हम सबों को मालूम है क्या कि आई इक्वल टू क्या होता है? आप कहेंगे क्यू बटा टी होता है। आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बटा टी होता है। तो क्यू जो है वो तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, लेकिन हमको तो विद्युत धारा निकालना है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब चार्ज दिया हुआ है तो हमको किसी तरह से टी का जुगाड़ करना होगा। अरे चला टी क्या है? तो सर अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से चल रहा है तो एक चक्कर ये जितना देर में लगा रहा है, या हम कह सकते हैं कि इसको पूरा घूमने में जितना समय लग रहा है, ये चीज हमको अगर मालूम हो तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कितना विद्युत धारा होगा, ये आसानी से निकल जाएगा। मेरे मित्र आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी हियर हाउ कैन वी कैलकुलेट टाइम, यहाँ पे हम टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? चला जी आसानी से, जरा सा आप हमको ये बताइए, ये इलेक्ट्रॉन अगर इस वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है बाबू, तो ये कितना दूरी कवर करेगा? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, इस वृत्ताकार कक्षा की जो परिधि होगी उतना ही दूरी कवर किया जाएगा। तो मान लेते हैं कि सर इस वृत्ताकार कक्षा की जो परिधि है, पेरीमीटर है, वो कितना है? आप कहेंगे गुरुजी 2 पाई आर। कितना है? 2 पाई आर। और ध्यान दीजिएगा किस वेग से कर रहा है इसको, तो सर 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से कर रहा है। मेरे मित्र आपको क्या निकालना है? टी निकालना है। ये परिधि किसके बराबर है? आप कहेंगे सर दूरी के बराबर है। चला जी आप हमको बताइए कि S इक्वल टू क्या लिखते हैं? आप कहेंगे डी बटा टी लिखते हैं। तो T इक्वल टू क्या लिखिएगा? आप कहिएगा सर डी बटा एस लिखेंगे। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे हम लोग T इक्वल टू क्या कह सकते हैं, जो परिधि है वो तो हमारा दूरी हो जाएगा, यानी कि 2 पाई आर। अब बटा क्या कहेंगे, तो सर S यानी कि स्पीड, यहाँ पे स्पीड क्या होगा हमारा v, तो T इक्वल टू 2 पाई आर बटा v हो जाए। मेरे मित्र जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहिएगा कि गुरुजी अगर हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि I इक्वल टू क्यू बटा टी, तो हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू क्यू तो रहने देंगे और ये क्या लिखेंगे सर
2πr/v। इसी को हम लोग q इंटू क्या लिखेंगे सर, q इंटू v/2πr। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और चला जी, अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में सारा वैल्यू रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमारा I इक्वल टू क्या आया है गुरुजी, आप कहेंगे सर qv/2πr आया है। चला जी, जो इलेक्ट्रॉनिक आपका चार्ज है वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो लीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू भी कितना है, आप कहेंगे सर भी जो है वो है हमारा 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो लीजिए भी 2.2 इंटू 10⁻ क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे 2πr है तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 रखिए सर। और r रेडियस कितना है सर, तो सर रेडियस 5.0 इंटू 10⁻⁻11 है। तो 5 इंटू 10⁻⁻11। मेरे मित्र, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे पावर में -19 है, यहाँ पे पावर में -11 है, तो अगर हम इसको काटेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, आप कहेगा सर 8 बचेगा। 19 माइनस 11 8 है ना होगा चेला। यहाँ पे ये जाएगा तो -8 होगा +6, यहाँ पे तो प्लस माइनस माइनस वो क्या हो जाएगा 2। तो ध्यान दीजिएगा कि 1.6 इंटू 2.2 अब बटा 2 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग इसको और सॉल्व करें तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 1.6 इंटू 2.2 अब बटा 2 इंटू 7 रहने दीजिए, अब 22 को ऊपर ले जाइए। सॉरी आपका जो ये 22/7 है तो 22 यहीं रहेगा, 7 ऊपर जाएगा चला 5 इंटू ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻2। मेरे मित्र आप कहेंगे सर यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए तो नीचे 10 आ जाएगा, ये 22 इसके साथ कैंसिल हो गया सर, ये 22 इसके साथ कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 16 7 112 अब पॉइंट तो 11.2 इंटू क्या है सॉरी इंटू 10⁻⁻2। ध्यान देंगे ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है सर, 5 दूना 10, 10 दूना क्या हो जाएगा सर 100 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 10⁻2। मेरे मित्र 11.2 इंटू 10⁻2 और ऊपर इसको ले जाएंगे 10⁻2, 11.2 इंटू 10⁻4, ये पॉइंट को इधर ले आते हैं चला तो 1.12 इंटू 10⁻3 क्या लिखेंगे सर मिली एम्पियर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1.12 इंटू 10⁻3 मिली एम्पियर। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है सर, आप कहेंगे सर ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 1.12 मिली एम्पियर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल तरीका था सर। आपको यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का जो कक्षा का त्रिज्या है वो दिया हुआ है और साथ में उसका जो वेलोसिटी है किस वेग से चक्कर लगा रहा है वो दिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लेना था। बस आपको यहाँ से टी निकालना था और उसके बाद ये वाला आपको फॉर्मूला यहाँ पे निकाल लेना था और बाद बाकी का सारा प्रोसेस आप देख रहे हैं। मेरे समझ से इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, एक बार और प्रयास कर लीजिएगा आप अपने से तो चीजें कंप्लीट हो जाएगी। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे मित्र, बड़ा ही आसान सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य करने की दर कहलाती है। मेरे मित्र संवेग इक्वल टू आप क्या कहते हो गुरुजी मास इनटू वॉल्यूम, यानी कि संवेग जो है वो क्या है, आप कहेंगे द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है, और साथ में पावर है तो पावर क्या है, आप कहते हो सर वर्क बटा टाइम, यानी कि पावर जो है वो क्या है सर कार्य करने की दर है। ऊर्जा क्या है, तो आप कहते हो कि गुरुजी ऊर्जा जो है वो कार्य करने की क्षमता है, ऊर्जा क्या है कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है। जबकि बल क्या है, तो आप कहते हो कि गुरुजी द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है, आप कहेंगे कार्य करने की दर शक्ति कहलाती। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहा जा रहा है कि यदि किसी विलयन में नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है
तो इसका पीएच स्तर कितने होने की संभावना है? तो बड़ा ये लोचा वाला सवाल हो जाता है कि गुरुजी हम लोग को याद नहीं रहता है कि लिटमस नीला, लाल, हरा कब हो रहा है, कुछ समझ में नहीं है। मेरे मित्र परेशान नहीं होना, ठीक है। जब भी अम्ल की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे कि अम्ल के अंत में लौ है, और जहां भी सेंटेंस आपको ऐसा मिले कि नीला लिटमस लाल हो जाता है तो वो क्या होगा सर? अम्ल होगा। तो मेरे मित्र अम्ल का मतलब क्या हुआ कि अम्ल जो है ये नीला लिटमस को, अम्ल नीला लिटमस को क्या करेगा चेला जी? आप सभी याद रखना, लाल कर देगा। और ध्यान में रखेंगे कि अगर हम भस्म बेस की बात करेंगे तो बेस क्या करेगा? आप सभी याद रखना, लाल लिटमस को, लाल लिटमस को क्या कर देगा चेला? नीला कर दे। क्या कर देगा? नीला कर दे। मेरे मित्र क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि किसी विलयन में नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जा रहा है, नीला किस में परिवर्तित हो जा रहा है? लाल में, तो जाहिर सी बात है कि विलयन क्या होगा हमारा? अम्लीय होगा। क्वेश्चन करा जा रहा है कि इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना है? मेरे मित्र जो अम्लीय विलयन होते हैं उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? आप कहते हैं कि गुरुजी उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 से कम होता है। और जो भस्मीय विलयन होते हैं या क्षारीय विलयन होते हैं उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? तो आप कहते हैं सर उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से ज्यादा होता है। पीएच वैल्यू क्या होता है सर? 7 से ज्यादा होता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पहला ऑप्शन में 8 है जो कि 7 से ज्यादा है, दूसरा ऑप्शन में 7 है जो कि उदासीनता को बता रहा है, तीसरा ऑप्शन में 7 से क्या है सर? ज्यादा है, जो क्या होगा? भस्म को बताएगा। चूंकि यहाँ पे विलयन हमारा नीला लिटमस को लाल कर दे रहा है तो हमारा विलयन तो अम्लीय है, पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए? 7 से कम। कौन है सर? 6। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही आसान सा सवाल सर। आपसे पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। 18 वोल्ट इक्वल टू डैश इंटू 3 ओम। बताइए नहीं होगा सॉल्व। आप कहेंगे सर कि यहाँ पे V इक्वल टू आई आर की बात करी रही है। अब यहाँ पे जो वोल्ट है वो 18 है और यहाँ पे 3 है तो 6 3 18, यानी कि I कितना होगा सर? 6 एम्पियर। कोई इसमें लाग लपेटा ही नहीं। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन। एक मिनट, भाग गया अगला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा सर। आपसे पूछा जा रहा है कि CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी? मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी CO2 का जो अनुभार होगा, CO2 का जो अनुभार होगा वो क्या होगा? तो आप कहेंगे कार्बन के एक परमाणु का भार 12, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16, यहाँ पे 16 दूना 32, कितना होगा? 44। मेरे मित्र यहाँ पे जो CO2 है इसका टोटल अनुभार कितना है? 44 ग्राम। इसमें कार्बन कितना है सर? 12। तो आप ये बताइए कि 44 में 12 कितना परसेंट होगा? आप कहेंगे सर 12/44 गुना 100। जब आप सॉल्व करिएगा चेला जी ये 27.27 के समथिंग आएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इस टाइप के कई सवाल को हम लोगों ने पीछे के सेशन में अच्छे से डिस्कस करा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सर। बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन कि 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम लोग को मालूम है कि कार्य जो है वो किसके बराबर होता है? तो सर जी एफएस के बराबर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई 20 केजी का वस्तु है, ये मान लीजिए कि 20 केजी का ऑब्जेक्ट है और इसको क्या किया जाता है सर? 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। मेरे मित्र इसको जो आप किसी भी चीज को उठाते हो ऊपर की ओर तो कितना बल लगाते हो? तो सर वस्तु के भार के बराबर बल लगाते। मतलब इस 20 केजी के वस्तु को उठाने के लिए हम कितना बल लगाएंगे सर? वस्तु के भार के बराबर बल लगाएंगे। क्योंकि हम इसको 2 मीटर ऊंचा उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारा ये जो 2 मीटर ऊंचा है ये क्या होगा? आप कहेंगे सर एस होगा। एफ क्या होगा? आप कहिएगा सर mg, और एस के जगह एच रखेंगे। और आप ऐसे भी कहते हैं गुरुजी ऊपर उठा रहे हैं, कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। मैंने आपको समझाने के लिए बताया सर। 20 × 10 और 2, 20 दहाई 200 दूना 400 जूल। सही आंसर चेला जी क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 करा जा रहा है आपसे कि कंप्यूटर में हमेशा एक डैश होता है, ग्राफिक कार्ड,
माउस, कीबोर्ड, सीपीयू। क्या कहेंगे कि गुरुजी कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड रहे ना रहे, माउस रहे ना रहे, कीबोर्ड रहे ना रहे, इससे कोई मतलब नहीं है, जबकि सीपीयू का होना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसको कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है, हार्ट भी बोला जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। और पूरा का पूरा सिस्टम ही क्या है सर? तो सर सीपीयू। तो सर कंप्यूटर में हमेशा क्या होगा? एक सीपीयू। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, आप कहेंगे सर अम्लीय होते हैं, जबकि अगर क्षारीय होंगे तो क्या होंगे? आप कहेंगे सर धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होंगे? क्षारीय होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती? मेरे मित्र ये आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है। और अगर आप बात करेंगे अपने ऑप्शन की, तो आप सभी एल्युमिनियम के बर्तन में खाना भी बनाते हैं, उसमें ठंडा पानी भी रखते हैं, गर्म पानी भी रखते हैं, लेकिन आज तक आप लोगों ने रिएक्शन नहीं दी। लेकिन अगर बात करो कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम की, तो आप कहेंगे सर ये सभी वाटर के साथ जैसे ही रिएक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगा। मतलब साफ है कि एल्युमिनियम जो है वो एल्युमिनियम जो है वो ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? मेरे मित्र मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है कि किसी एकल आवृत्ति वाली आवाज को हम लोग क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं पिच की, तो आप सभी कहते हैं सर इसी को हम लोग तारत्व बोलते हैं। जो आवाज मोटा और पतला होता है वो इसी पिच की वजह से होता है। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की वृद्धि हार्मोन कार्य करती है हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में, कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में, कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में, और नेक्स्ट है कि हमेशा विकास अवरोधक के रूप में। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वृद्धि हार्मोन जो है वो न सिर्फ आपके वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, बल्कि कभी कभी ये विकास अवरोधक के रूप में भी कार्य करता है। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि वृद्धि हार्मोन कार्य करती है, तो आप कहेंगे कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे करा जा रहा है कि एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? बीजाणु, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पौधे में बीजाणु ओव्यूल बीज में परिवर्तित होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो अंडाशय है यही जब मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। और परिपक्व अंडाशय को ही क्या बोलते हैं हम लोग? फल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहा जा रहा है यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो सेकेंड में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है? मेरे मित्र क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे अधूरा है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है, विद्युत धारा आई है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है, तो एक सेकेंड में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके माध्यम से निर्धारित की जाएगी? आप कहेंगे गुरुजी अगर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या के निर्धारण की, तो हम सबों को मालूम है कि Q इक्वल टू क्या होता है? तो सर Ne होता है। Q इक्वल टू क्या होता है? Ne होता है। और N इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे? सर Q बटा E कहेंगे। ध्यान रखिएगा ये N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E जो है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। Q क्या है सर? तो सर आवेश है। और N इक्वल टू Q बटा E हो गया। सर Q के लिए आप फॉर्मूला तो IT भी कहते हो, तो क्या N इक्वल टू आप IT बटा E नहीं कह सकते हो? आप कहेंगे बिल्कुल। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाए। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? प्रोटॉन की गति, इलेक्ट्रॉन की गति, पॉजिट्रॉन की गति, न्यूट्रॉन की गति। आप सभी कहेंगे गुरुजी हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि किसी भी परिपथ में जो विद्युत प्रवाह होती है वो इलेक्ट्रॉन की गति के चलते संभव हो पाती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाए। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि पीएच मान में 7 से 14 में की हुई वृद्धि किसकी प्रतिनिधित्व करती है? OH माइनस आयन सांद्रता में कमी, H प्लस आयन सांद्रता में वृद्धि, OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि, H प्लस आयन सांद्रता में कमी। क्या होगा इसका? क्वेश्चन करा जा रहा है कि पीएच मान में 7 से 14 में वृद्धि। 7 से 14 ध्यान में रखिएगा कि 7 से अगर 14 हो रहा है मतलब क्या होगा कि सर मोर बेसिक होगा। क्या होगा सर? मोर बेसिक होगा। और आप क्या कहेंगे
कि गुरुजी अगर हम लोग मोर बेसिक की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि इसमें OH माइनस आयन की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि जो एसिड होगा उसमें क्या होगा, H प्लस आयन, और जो बेस होगा सर उसमें क्या होगा, आप कहेंगे OH माइनस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कहा जा रहा है कि एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है। मेरे मित्र, सेल हो या बैटरी हो, सेल हो या बैटरी हो, दोनों में ही ऊर्जा जो है किस रूप में रहती है, तो सर केमिकल एनर्जी के रूप में रहती है। किस रूप में रहती है, केमिकल एनर्जी के रूप में रहती है। और सेल या बैटरी के द्वारा केमिकल एनर्जी यानी कि Ce को किस में बदला जाता है, E में बदला जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है, आप कहेंगे सर रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित। बाद बाकी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आप सभी समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे करा जा रहा है कि क्रमशः 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वजन वाली दो वस्तुओं के बीच आकर्षण का बल कितना होगा यदि उनके बीच दूरी 2 मीटर हो। नहीं बनेगा, आराम से बनेगा। सर इसमें कहा जा रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है जिसका मान लीजिए M1 मास है और कोई सर M2 मास का है। ध्यान दीजिएगा, M1 और M2 मैंने आपको सिंबल के रूप में बताया कि M1 बॉल M2 बॉल, ठीक है सर, वजन वाली दो वस्तु है। क्वेश्चन के अनुसार इसका द्रव्यमान कितना है गुरुजी 20 केजी, और इसका द्रव्यमान कितना है गुरुजी 50 केजी। दोनों एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पे हैं गुरुजी 2 मीटर के डिस्टेंस पे। क्या पूछा जा रहा है, इसके बीच लगने वाला आकर्षण बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की बात की जा रही है। F इक्वल टू क्या होगा, Gm1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर। जी का वैल्यू कितना लेंगे चला 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और ये क्या हो जाएगा M1 इंटू M2 यानी कि 20 इंटू 50 बटा R स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ये कितना होगा 4 हो जाएगा। मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 4 5 या 20 और 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 50 50 250 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 50 50 250 हो जाएगा। और भाई मेरे जब आप यहां से पॉइंट हटाओगे तो आप कहोगे सर ये जीरो आ जाएगा यहाँ पे, और ये जीरो जो है वो इसको लेकर के चला जाएगा। और जब आप इसको टोटल को सर सॉल्व करोगे तो आप क्या कहोगे कि सर ये लगभग जो है वो 166.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 आएगा। कितना सर 10 न्यूटन आएगा। देख लीजिए कि ये ऑप्शन आपके किस किस ऑप्शन में है सर, तो आप कहेंगे सर ये चीज हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 166.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 न्यूटन। मेरे मित्र इसी के साथ आपका आज का ये सेशन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, और मेरे ख्याल से अब आपको इस टाइप का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले दें। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।